हूँ डॉक्टर मनोज। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार हो रहा था उस समय ब्रिटिश उसकी पॉलिसी किस तरह की थी। हम पहले देख चुके हैं कि किस तरह से ब्रिटिश भारत में आता और ब्रिटिश अपना हक जमाना शुरू कर देता है। यहाँ पे अपना जो है फैलाव शुरू कर देता है। अलग अलग स्टेट अलग अलग राज्यों को अपने साथ शामिल करना शुरू कर देता है। उसी में क्या होता है, जब ब्रिटिश के द्वारा हस्तक्षेप शुरू हो जाता है हमारे एजुकेशन पॉलिसी में, हमारे सिस्टम में, तो उस समय क्या होता है, कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन भी होते हैं, कुछ धार्मिक चीज़ें भी होती हैं जिसको क्या होता है कि जिसमें ब्रिटिश अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है, जिसके चलते क्या होती है कि आगे आने वाले समय में बहुत सारे रिवॉल्ट भी देखने को मिलता है। तो आइए हम इसमें देखते हैं। एक तो पहले हम देखेंगे कि 1800 से पूर्व का जो प्रयास था, जो पहले था, वो किस तरह का था। दूसरा हम देखेंगे 1800 से लेकर 1857 तक के 19वीं शताब्दी से पहले तक का देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे 1857 से 1900 तक का उदासीनता की नीति अपनाई, और 1900 से 1947 तक सतर्कता की नीति अपनाई। तो ये जो टोटल चार चीज़ें हैं, किस तरह से ब्रिटिश पॉलिसी अपने आप को चेंज करती है, हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो ब्रिटिश से पूर्व 1800 से पूर्व की अगर हम बात करें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, कुछ खास लगाव नहीं था धर्म के साथ, ना ही कंपनी का, क्योंकि उनका अभी पैर यहाँ पे जमा नहीं था। वो अभी अभी यहाँ पे समझ नहीं पाए थे उनकी किस तरह से क्या करना है। तो यहाँ पे समझ नहीं पाए थे भारतीय समाज को किस तरह से यहाँ पे क्या किया जाए। तो कहा जा सकता है कि 1800 से पूर्व कोई खास भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो धर्म से रिलेटेड जो सामाजिक धार्मिक चीज़ें थी उनके साथ कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला। लेकिन 1800 से 1857 के बीच की अगर हम बात करें तो इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा, ये सब सारी चीज़ों पे काम करना शुरू किया। इसको कहीं न कहीं रोकने का प्रयास किया। यहाँ पे जब देखा उन्होंने कि जो भारतीय समाज है इसमें सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा, इस तरह की चीज़ें काफ़ी समय से पुरानी व्यवस्था चली आ रही, तो इसके प्रति इन्होंने थोड़ा सा सजगता से काम किया और इनको कहीं कहीं कम करने के लिए जो भारतीय समाज सुधारक थे उनके साथ मिलकर काम करना प्रारंभ किया। उसके बाद 1857 से 1900 के बीच में देखें तो ये पूरी उदासीनता की नीति के साथ काम किया, और 1900 से 1947 के बीच पूरे सतर्क हो गए। राइट, आगे हम देखते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की साधारण विशेषता क्या थी। अगर हम बात करें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की साधारण विशेषता की, तो सामाजिक सुधार को बल देने वाले कारक में अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे कारक थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें था जिसके कारण कहा जा सकता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो थी वो उत्पन्न होता है। तो 1857 के 18वीं सेंचुरी में यूरोप में नवीन बौद्धिक लहर चली, जिसके जिसके जागृति के फलस्वरूप एक नई युग का प्रारंभ होता है। आपको पता होना चाहिए, हम देख चुके हैं कि क्या होता है कि 18वीं सेंचुरी से पहले पहले यूरोप में क्या होता है, यूरोप में क्या होता है, बौद्धिक लहर जो इलिटरेट क्लास होती है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, उसमें अच्छे अच्छे उसमें नवीन बौद्धिक वर्ग का उदय होता है, जिसके जिसके फलस्वरूप क्या होता है, उसका असर कहीं ना कहीं भारत के ऊपर और विश्व के पटल पे जो और भी देश थे उनके ऊपर भी देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, भारत का एक नवीन वर्ग जो होता है, पश्चात शिक्षा वर्ग का भी उदय होता है। तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से प्रभावित हुए उनका भी उदय यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, सामाजिक धार्मिक सुधार की प्रेरणा मिलती है, जिससे रेनेसांस पुनर्जागरण भी कहा जा सकता है। इसके बाद क्या होता है, पुरातन मान्यताओं विश्वासों पर प्रहार तथा नई मान्यताओं को अपने अपनाने पर बल दिया जाता है। क्या होता है कि जब पुरानी चीज़ें देखते हैं, जो ये हम देखें सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा की चीज़ें जब देख रहे हैं यहाँ पे, तो जो यूरोप में 18वीं सेंचुरी में नवीन बौद्धिक वर्ग का उदय होता है, उसका असर कहीं ना कहीं भारतीयों पर भी दिखता है। भारतीयों के कारण उस पर क्या होती है कि भारतीयों के साथ साथ जो अंग्रेज होता है उसमें शिक्षित वर्ग का उदय होता है, तर्कवाद होती है, एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं उनका उदय होता है, विज्ञानवाद का उदय होता है। तो उससे क्या होता है कि जो उनको लगता है कि जो चीज़ें चल रही है वो उनके जब सोचने की क्षमता डेवलप होती है तो उनको पता लगता है कि इस तरह की चीज़ें सही नहीं है, बाल विवाह, दास प्रथा, सती प्रथा, इस तरह की चीज़ें सही नहीं। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रेरणा लेके ये भारत में इस तरह की कह सकते हैं कि पुनर्जागरण का युग प्रारंभ हो जाता है।
आगे हम देखें तो ब्रिटिश शासन का प्रभाव देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तले भारतीय समाज एवं संस्कृति में व्यापक परिवर्तन आए तथा वो अपनी पारंपरिक छवि से दूर होते चले गए, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। सुधार के कारण की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें देखते हैं भारतीयों में नवीन जागृति। भारतीयों में नवीन जागृति जो थी उसमें क्या था, राष्ट्रपति भावना का विकास होना शुरू हो गया, नई आर्थिक शक्तियों का अभ्युदय हो गया, शिक्षा के प्रसार के साथ साथ क्या हुआ कि चीज़ों को समझने का प्रयास करना शुरू कर दिया। आधुनिक पाश्चात्य मूल्यों सांस्कृतिक के प्रभाव देखने को मिलते हैं। विश्व समुदाय को सशक्त करने की सोच भी कहीं न कहीं नई सुधार मार्गों का ओपन करता है। धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियाँ जैसे पहले थी कि अंधविश्वास बहुत था, सामाजिक कुरीति बहुत थी, हिंदू समाज बुराइयों से ओत-प्रोत था। तो ये सब सारी चीज़ें अगर कहीं देख रहा है, इलिटरेट क्लास का उदय होता है, तर्कवाद की उदय होती है, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करता है और सुधार का कारण बन सकता है। पाश्चात्य संस्कृति का विरोध, जो पुरानी संस्कृति उसका विरोध भी कहीं न कहीं देखने को मिलता है, जिसके चलते क्या होता है, सुधार देखे जाते हैं। महिलाओं की दयनीय स्थिति थी, लड़की का जन्म कहा जा सकता है कि अपराध माना जाता था, विवाह बोझ माना जाता है, जो वैध व्यय था श्रेय समझा जाता था, राइट। उसके बाद बालिका हत्या काफ़ी ज़्यादा होती थी, बहुविवाह प्रथा, कुलीनवाद बंगाल में जो होता था, सती प्रथा जो राजा राम मोहन इसमें काफ़ी हद तक सपोर्ट किया और उन्होंने इसको हत्या तक कह दी, और पर्दा प्रथा। तो ये सब सारी चीज़ें थी, महिलाओं की दयनीय स्थिति काफ़ी चलती थी, काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके कारण क्या होता धार्मिक सुधार का कारण एक माना जा सकता है। इसमें से तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो आज हाल के समय में, जैसे अगर हम देखें लड़की का जन्म अभी भी अच्छा नहीं माना जाता हमारे समाज में, विवाह बहुत ज़्यादा बोझ माना जाता है। अगर आप गांव साइड में देखते हो, अगर विलेज में देखोगे तो वहाँ पे लड़कियों को अभी भी बोझ माना जाता है, राइट। बालिका हत्या अभी भी हो जाती है, बहु विवाह प्रथा, इस तरह की चीज़ें जो है कहीं न कहीं कहा जा सकता है आज हम 70-75 साल के बाद भी इस तरह की चीज़ों में फंसे पड़े हैं, राइट। आगे जातिवाद भेदभाव बहुत ज़्यादा था, उसमें क्या होता था, छुआछूत और ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा भेदभाव था, जिसके कारण भी क्या है कि सुधार का कारण इसके कारण भी सुधार होता है। इसमें अगर हम बात करें तो समस्या बहुत बड़ी थी, जो अछूता वर्ग था 20% से अधिक था, वर्ण जाति जो था वो उनका निर्धारण कर्मकांडों के आधार पर होता था। ये सब सारी चीज़ें जो सुधार का कारण कहा जा सकता है कि ये सब इनके चलते ये प्रॉब्लम्स आई, तो इनके सुधार हुए। आगे हम देखते हैं सुधार का सामाजिक और विचारात्मक आधार क्या था। इसमें दो तरह के आधार था समाज का। सामाजिक सुधार का सामाजिक एवं विचारात्मक आधार, मतलब सुधार जब हो रहे थे, जब रेनेसांस होने लगा भारत के अंदर, तो उसमें जो समाज का विचार था, किस तरह का विचार था, उसको हम देखने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो उभरता हुआ मध्यम वर्ग एक तो था, उभरता हुआ मध्यम वर्ग शिक्षित बौद्धिक वर्ग था, जिसमें हम कह सकते हैं कि बौद्धिक वर्ग यूरोप का मध्यम वर्ग था। मानवतावाद एवं विज्ञानवाद का प्रसार यहाँ पे देखने को मिलता है, नवीन चेतना का उदय होता है। गवर्नमेंट कार्यालय में जो कार्यरत व्यक्ति थे, शिक्षक, पत्रकार, वकील एवं चिकित्सक के भागीदारी अधिक थे। तो उसमें ये सब, एक तो ये वर्ग था, दूसरा था बौद्धिक वर्ग। धार्मिक सार्वभौमिकता के आधार पर, मानवतावाद एवं तर्कवाद के आधार पर काम किया जाता है। राजा राम मोहन राय इसमें सभी, अगर हम बात करते हैं, सभी धर्मों में विश्वास रखते थे, एकता में आस्था रखते थे, निर्गुण ईश्वर की उपासना रखते थे। तो एक तो मध्यम वर्ग था और दूसरा बौद्धिक वर्ग था। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे काम करने में संयोग बनाकर काम करते थे। आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण सुधार की बात करते हो सती प्रथा में राजा राम मोहन राय एक ज़बरदस्त कहा जा सकता है कि एक ज़बरदस्त लीडर यहाँ पे उभरे। सती प्रथा क्या होती थी, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा, विधवा विवाह को प्रारंभ करना, सती प्रथा का समाप्त करना, बहुपत्नी विवाह को समाप्त करना, ये सब सारा राजा राम मोहन राय का क्या था कि एक इम्पोर्टेंट सुधार के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है। सती प्रथा को जो है घोर अन्याय कहा गया, सती प्रथा दंडनीय अपराध के रूप में राजा राम मोहन ने कहा। फौजदारी मुकदमा चलाया गया इसके ऊपर। 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले लॉ बंगाल में कानून बना, जिसमें विलियम बेंटिक जो था उनके द्वारा 1930 में, और फिर बाद में मुंबई और मद्रास में ये चीज़ें लागू किया गया। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि सती प्रथा, सॉरी फ्रेंड, जो सती प्रथा था उसका जब सती प्रथा के विरुद्ध जब लॉ बनाया गया था, तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय था विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय के साथ 1930 में।
शिशुवध की बात करें तो इसमें क्या था, 1975 में बंगाल में 21st एक्ट के द्वारा 1804 में तीसरे एक्ट के तहत समस्त सेवाधिकार में बाल बालवध को शिशु हत्या घोषित कर दिया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, राइट। इस समय जो था हर्डिंग और बेंटिक द्वारा ये चीज़ें लागू किया गया था। तो शिशुवध के समय जो 1975 में जो 21वें एक्ट के तहत 1804 में तीसरे एक्ट के द्वारा जो समस्त सेवाधिकार में बाल वध को शिशु हत्या घोषित कर दिया गया, उस समय हर्डिंग और बेंटिक ये दोनों यहाँ पे थे। विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो इसमें ब्रह्मा समाज का प्रमुख योगदान था, ब्रह्मा समाज का प्रमुख मुद्दा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाया 1820 से 1891 तक। अगर हम इसमें बात करें तो 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया। विष्णु पंडित भी एक इसमें अच्छे लीडर थे जो 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना करता है और महाराष्ट्र में जगन्नाथ शंकर सेठ एवं भाऊ दाजी के द्वारा ये प्रयास किया जाता है। 1852 में बात करें तो सत्य प्रकाश की स्थापना गुजरात में किया जाता है करसोन दास मुलजी के द्वारा। बॉम्बे के जो होते हैं DK सर्वे के द्वारा फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1899 में पूना विधवा आश्रम की स्थापना की जाती है और 1893 में स्वयं विधवा से विवाह करता है DK सर्वे। तो मद्रास में कहा जा सकता है कि मद्रास में वीरेशलिंग पतुलिंग इनके द्वारा ये काम यहाँ पे किया गया है। तो विधवा पुनर्विवाह के लिए भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो पहला कानून था विधवा पुनर्विवाह के लिए 7 दिसंबर 1856 में आया था। तो इतना आप फ्रेंड्स एक बार अच्छे से नोट्स बना के इसको रट्टा मार लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। उसके बाद हम बात करें बाल विवाह पर नियंत्रण के लिए तो 1872 में मैरिज नेटिव एक्ट पास किया गया, जिसमें 14 साल से कम आयु के बच्चे को विवाह के लिए बैन कर दिया गया। 1891 में इसमें क्या हुआ, पारसी के द्वारा BM मालावारी के द्वारा सम्मति आयु एक्ट किया गया, जिसमें 12 साल से कम उम्र के लड़कियों को विवाह बंद कर दिया गया। शारदा एक्ट के तहत 1930 में हरविलास शारदा द्वारा 18 साल बॉय का और 14 साल गर्ल्स का एज डिफाइन किया गया यहाँ पे। 1978 में बाल विवाह विरोध निरोध एक्ट आया, जिसमें बॉय का जो है था, जो लड़के का उम्र था 21 साल और जो लड़की का उम्र था 18 साल कर दिया गया। तो ये चीज़ें आप अच्छे से याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्त्री शिक्षा की बात करते हो सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों द्वारा 1819 में कलकत्ता में स्त्री तरुण सभा की स्थापना की जाती है। 1849 में कलकत्ता काउंसिल के अध्यक्ष JED बैथुन स्कूल की स्थापना की जाती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें अहम रोल है। बंगाल में 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच में गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बात किया जाता है और 1916 में DC कार्वे भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करती है और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना दिल्ली में यहाँ पे स्त्री शिक्षा को लेकर यहाँ पे होता है। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन, होम रूल के कार्यक्रम भी इसमें देखे जाते हैं। 1925 में सरोजनी नायडू जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है उसके प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है और 1947 में संयुक्त प्रांत की राज्यपाल भी बनती है। 1917 में बात करें तो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन किया जाता है। महिला संगठन की बात करें तो 1910 में सरला देवी चौधरी ने इलाहाबाद में भारत स्त्री मंडल की स्थापना की। मनु के कवच में रहता था, ये मनु के कवच में इसको कहा जाता था। रामाबाई रानाडे जो बॉम्बे में 1904 में NSC के अंतर्गत भारतीय महिला परिषद की नींव रखी। राइट, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखा। ईसाई मिशनरियों की भूमिका की बात करें तो इसमें भी ईसाई मिशनरी भी भारत के रेनेसांस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें बात करें सूरत, कोचीन, मद्रास, मेघालय, असम से श्री रामपुर, बंगाल, ये सब सारे ऐसी जगह है जहाँ पे ईसाई मिशनरियों का काम देखा गया था। ईसाई मिशनरियों की बात करें तो भारत आगमन एवं उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना था। ईसाई मिशनरियों का एक ही मात्र उद्देश्य था, हम बात कर चुके हैं जब भारत में आना शुरू हुए थे तो उस समय ईसाई मिशनरियों का एक ही मात्र उद्देश्य था, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें तो शिक्षा में साहित्य में इंग्लिश मीडियम में स्कूल की स्थापना किया गया। विलियम फेरे, मार्शल मेन आदि मराठी साहित्य का व्याकरण निकाला। स्थानीय साहित्य का जो था इसमें इंग्लिश में अनुवाद करना प्रारंभ किया।
आगे हम देखें तो इसी बीच क्या होता है, अकाल बाढ़ जैसी स्थितियों में ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थानीय लोगों की भी मदद की जाती है। आगे हम देख चुके हैं कि किस तरह से जब ब्रिटिश शासन जो टैक्स होता है काफ़ी ज़्यादा निकालते हैं और खेती बाड़ी भी कम होती है, तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शोषण काफ़ी होता है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उस समय ईसाई मिशनरियों के द्वारा भी यहाँ पे बंगाल में लोगों को काफ़ी मदद किया जाता है। मदर टेरेसा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक सुधार जैसे सती प्रथा, बाल विवाह आदि के खिलाफ मिशनरियों द्वारा उठाए गए आगे अनेकों कदम में, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा भी दबाव बना गवर्नमेंट पर भी दबाव बना कि एक अच्छे से यहाँ पे एक अच्छे से एक्ट लाया जाए। धार्मिक कार्य की बात करें तो धार्मिक अर्थात चर्चों की स्थापना करना, आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना यहाँ पे मिशनरियों द्वारा किया गया था धर्म के प्रचार के लिए। लेकिन कई बार धार्मिक संकीर्णता का परिचय देते हुए उन्होंने बाला धर्म परिवर्तन, हिंदू धर्म एवं इस्लाम की निंदा की यहाँ पे। तो ये हमने एक कंप्लीट डिटेल देखा कि धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रति ब्रिटिश नीति किस तरह थी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।